हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज़ का थर्ड सेट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 से 25 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए 26 से 40 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 26 क्वेश्चन नंबर है। ये कह रहा है इट रेक्टेंगुलर ब्लॉक of 2 meter long, 1 meter wide and 1 meter deep floats in a water. The depth of immersion being 0.5 meter. If water weighs 10 kilonewton per meter cube, the weight of the block. तो मुझे बताना है कि ब्लॉक का वेट क्या होगा अगर इस डायमेंशन का ब्लॉक फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, तो इसका वेट कितना होगा। तो चलिए क्या कंसेप्ट लगता है इसमें देखते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है, जैसा ब्लॉक है वैसा मैंने दिखा रखा है आपको कि ये 2 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर का है और इसमें आधा ही इसका पोर्शन पानी के अंदर है, फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब हुआ ये आपका सरफेस है, वाटर सरफेस है, मतलब कि इसके ऊपर का पानी में फ्लोट कर रहा है। तो जो वॉल्यूम इसका नीचे पानी के अंदर है वो जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा इस पे उतना ही क्या लगेगा, वॉयेंसी फोर्स लगेगा। तो वो उस वेट ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, वही वायेंसी फोर्स होगा। और वायेंसी फोर्स क्या होता है, रो जी वाई वॉल्यूम डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम इस बॉडी के द्वारा वाटर का डिस्प्लेस किया जा रहा है। और रो जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गामा डब्लू बोल देते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, 2 × 1 × 0.5, जो मैंने यहाँ करके दिखा रखा है। और गामा डब्लू का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 10। तो इससे मुझे क्या पता चला कि इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द पॉइंट इन द इमर्ज्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट एज। तो हम लोगों ने इसका लास्ट क्लास में ही डिस्कशन कर रखा है कि अगर कोई इमर्ज बॉडी है, पानी के अंदर कोई बॉडी है, ये कोई मान लेते कोई भी बॉडी है, पानी का सरफेस लेवल ये है और ये पानी के अंदर है, तो जो रिजल्टेंट प्रेशर लगता है वो हम लोग जानते हैं कि कहाँ लगता है, वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। जो इसका रिजल्टेंट प्रेशर रहेगा वो कहाँ लगेगा, HCP पे लगेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vessel containing liquid moves downward with a constant acceleration equal to g, then the pressure throughout the liquid mass is atmospheric. There will be a vacuum in the liquid. The pressure in the liquid mass is greater than the hydrostatic, या none of the above। तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो एज पर आवर क्वेश्चन कि अगर बॉडी रेस्ट पे रहे, अजूम कि हमारा ये कंटेनर है और इसमें बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ये हमारा कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है और उस समय मुझे, उस केस में अगर मुझे बॉटम पे प्रेशर निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालते हैं, P=ρgh करके ही निकालते हैं। अब मैंने क्या करा कि इस बॉडी को मूव करा दिया। तो अब मान लेते हैं ना कि अपना बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मूविंग डाउनवर्ड। तो क्या होगा कि इसका प्रेशर AYG से क्या होता है, P=ρgh इंटू 1 - AYG। मतलब कि इसका जो प्रेशर इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बॉडी अगर अपवर्ड मूव करता, डाउनवर्ड के जगह कहाँ मूव करता, अपवर्ड मूव करता, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा होता है तो ये प्रेशर इंटेंसिटी इसके बॉटम पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन व्हाट, जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम लोगों को पता है कि अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ρgh इंटू 1 - AYG। वैल्यू पुट कर दी है, जी कैंसिल, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि 0 हो गया। द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लिक्विड रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारा लिक्विड किसी कंटेनर में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, एज अ रिजिड बॉडी, द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज। तो अगर बॉडी रोटेट, अगर लिक्विड रोटेट करता है तो प्रेशर इंटेंसिटी किस टाइप से वेरी करेगा, लिनियरली करेगा, लिनियरली विथ रेडियल डिस्टेंस, या फिर एज अ स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस, या इन्वर्सली एज द रेडियल डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वेरी करता है। तो हमारा जो तो हमने दिखा रखा है कि अब मुझे पता होना चाहिए कि वोर्टेक्स फ्लो, जब हमारा फ्लूइड होता है ना, वो किसी अगर पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड अगर मूव करता है यानी रोटेट करता है, या तो नेचुरल इफेक्ट से या फिर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा के, तो उसको हम लोग कहते हैं वोर्टेक्स फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स फ्लो का फंडामेंटल इक्वेशन देख रहे हैं कि रेडियल डायरेक्शन में किस तरह वेरी कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा प्रेशर है dp/dr रो वी स्क्वायर बाई आर के रिस्पेक्ट आर के टाइप से वेरी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, तो हम लोग को प्रेशर निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी पी डेल पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर, ये तो लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वी इजिकल टू ओमेगा आर, तो वी स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब हमारा जो मेन एक्सप्रेशन बन जा रहा है वो क्या बन जा रहा है, डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू डी आर। आर वन आर से वन आर कैंसिल हो गया, वन से वन आर कैंसिल हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा दोनों साइड। तो जब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही होगा हमारा। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन गया, p इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, ये बन गया। तो हमारा फ्लूइड तो सेम ही रहेगा, तो रो कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा एंगुलर जो वेलोसिटी होगा ओमेगा वो भी कांस्टेंट होगा, यानी कि जो हमारा ये p है, हमारा प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आर स्क्वायर के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं कि p आर स्क्वायर के प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ 2 मीटर साइड, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट सब 2 मीटर हो गया। इफ़ द टैंक रोटेटेड विथ एन एक्सेलरेशन सच दैट, कहता है कि टैंक को इस तरह से रोटेट किया जाता है इस एक्सेलरेशन से कि उसका हाफ ऑफ द वाटर स्पिल्स आउट, मतलब कि बाहर निकल जाता है आधा पानी। तो एक्सेलरेशन क्या रहा होगा उस टैंक का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। तो सपोज ये टैंक था हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्यूबिकल टैंक है, तो मतलब कि इसका लेंथ विड्थ हाइट सब क्या होगा, सब सेम ही होगा, 2 2 2, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका इस साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, और इनिशियली वाटर का लेवल मान लेते हैं कि यहाँ रहा होगा 2, क्योंकि क्यूबिकल टैंक है तो भरा हुआ होगा, ठीक है। अब जब ये एक्स एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है तो क्या होता है कि आधा पानी स्पेल आउट हो जाता है, मतलब कि ये पोर्शन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि इतना पानी क्या हो गया, स्पिल आउट हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब मेरे पास जो बचा हुआ पोर्शन रह गया वो इतना रह गया। तो हम लोगों को पता है कि ये एक्सप्रेशन पता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ax बाई जी, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और tan थीटा अगर ये मेरा एंगल थीटा होता है, तो मेरा tan थीटा क्या होगा, 2/2
तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और एक्स बाई जी यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब कि अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए तो इसमें जितना भी फ्लूइड भरा होगा उसका आधा स्पिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस बार हमारा क्या है, सिलेंडर है, ओपन एट टॉप। सपोज दिस इज आवर सिलेंडर, ओपन एट टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, फिल्ड विथ लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड से भरा हुआ है, रोटेटेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, सच एट सच अ स्पीड दैट हाफ लिक्विड। अब इस केस में भी, अब मान लो कि आपका सर्कुलर सिलेंडर है तो वो चार कैसे रोटेट करेगा, तो वो कुछ इस तरह से बनाएगा आपका, कुछ इस तरह से करके पानी निकलते जाएगा, इस इधर से और इधर से चारों तरफ से पानी निकलते जाएगा जब हम इसको रोटेट करेंगे। तो कह रहा है कि हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल आउट, मतलब आधा लिक्विड निकल जाता है। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द बॉटम क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रेशर इंटेंसिटी। तो कुछ इस तरह से लिक्विड क्या होगा कि पहले अगर भरा हुआ था, ये पहले पूरा फुल था, बाद में क्या हुआ कि ये दोनों साइड से जब इसको हम लोग किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तो क्या होगा कि पानी इधर से भी निकलेगा, मतलब कि ये तो हम लोग एक साइड देख रहे हैं, चारों तरफ से ही निकलेगा। तो जो पानी बच जाएगा वो कुछ यही पानी बचेगा। और हम लोगों को पता है कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2, यही होता है हमारा इसका वॉल्यूम। मतलब कि आधा वॉल्यूम निकल गया, मतलब ये पूरा सिलेंडर का आधा वॉल्यूम पानी निकल चुका है, तो ये मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 2 हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हमारा ए आंसर मैच कर रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इज इक्वल टू, कर्व सरफेस पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कर्व सरफेस पे हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट किस तरह से होगा। तो ये हमारा कर्व सरफेस है, ये हमारा कर्व सरफेस है, इस पे इधर लिक्विड भरा, इधर पूरा में फ्लूइड भरा हुआ है। ये हमारा कर्व सरफेस, इधर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ कोई फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट बनेगा, एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा। चलिए इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं। तो एक तो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है। तो हमने ये कर्व सरफेस को बहुत छोटे से एरिया के लिए मान लिया कि ये कुछ प्लेन इस टाइप से है, प्लेन है इस टाइप से है, और इस पे कोई फोर्स एफ लग रहा है, डी एफ, बहुत छोटे से एरिया डी ए में बहुत छोटा फोर्स डी एफ लग रहा है। तो हम लोगों को चाहिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा इस कर्व सरफेस के वर्टिकल प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन पे लगेगा, इस प्रोजेक्शन पे लगेगा। तो एफ एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डी एफ इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हमारा जो एफ एच है वो कितना आ गया, रो जी एच इंटू ए वी। यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फोर्स है रो जी एच बार इंटू ए वी। ए वी क्या है, ये जो हमारा ए वी है, ये जो हमारा ए वी है, ये है प्रोजेक्शन एरिया इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन एरिया इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। और ये जो हमारा एफ एच है वो कहाँ एक्ट करेगा, अगर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि अगर हम लोग किसी बॉडी को वर्टिकली, किसी सरफेस को वर्टिकली इंसर्ट करते हैं वाटर में, तो हमारा कहाँ लगता है, एच सी पी पे लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। तो लोकेशन ऑफ एफ एच जो होगा वो वाटर सरफेस से कहाँ होगा, एच सी पी पे ही होगा। और हम लोग कैसे निकालते हैं इससे भी, ये तो हम लोग जान चुके हैं। तो हमारा चलिए देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसमें हमारा मैच कर रहा है फोर्स ऑन अ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस।
यही आंसर यानी कि बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, फोर्स ऑन अ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑन द कर्व सरफेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्लोज टैंक कंटेनिंग अ वाटर इज मूविंग इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। कोई क्लोज टैंक है, सपोज दिस इज आवर टैंक, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, कांस्टेंट स्पीड बोला है। द टैंक ऑल्सो कंटेन स्टील वॉल एंड अ बबल ऑफ एयर। तो इसमें स्टील वॉल भी है और बबल ऑफ एयर भी है, ठीक है। इफ़ द टैंक इज़ डी एक्सेलरेटेड, टैंक को डी एक्सेलरेट मतलब कि अभी ये तो चल रहा था, अभी इसको डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब कि स्लो कर रहे हैं। तो कर रहा है कि द वॉल वॉल जो इसमें है, कौन कौन से वॉल है, स्टील वॉल और बबल, वो किस टाइप से मूव करेगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, तो यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए स्टील वॉल है और हम लोग को पता है कि कुछ ऐसे मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्लो कर रहे हैं, इसको डी एक्सेलरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो डी एक्सेलरेट जब करेंगे तो क्या होगा कि बॉल विल मूव टू द फ्रंट साइड, क्योंकि ये धीरे 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 हो रहा है तो इनर्शिया के कारण, क्योंकि बॉल में तो मास है, मास के कारण क्या होगा, उसके पास इनर्शिया है। तो बॉल जिधर मेरा ये टैंक मूव करेगा उधर ही, क्योंकि स्लो हो रहा है तो धीरे धीरे वो भी आगे की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा बबल होगा वो पीछे की ओर, इसको हम लोग रेयर इंड बोलते हैं, इसको फ्रंट इंड बोलते हैं। तो बबल हमारा पीछे की ओर मूव करेगा और हमारा बॉल इनर्शिया के कारण आगे की ओर मूव करेगा डी एक्सेलरेट होने पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, द बॉल विल मूव इन द फ्रंट साइड, करेक्ट। द बॉल विल मूव, द बबल विल मूव, नहीं, द बॉल विल मूव टू द रेयर, बॉल तो रेयर नहीं करेगा, बॉल तो फ्रंट मूव कर रहा है, बबल विल मूव टू द रेयर। मतलब 1 और 4 ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एडी विस्कोसिटी। अब एडी विस्कोसिटी हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, टर्बुलेंट फ्लो में। फॉर टर्बुलेंट फ्लो तो हम लोग एक डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं। कौन सा विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू। और एक होता है एडी विस्कोसिटी, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये, तो हमारा जो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होता था, ये किसका प्रॉपर्टी होता था, फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता था। हर एक फ्लूइड के पास अलग अलग म्यू रहता था, यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टी है। अब वही पूछ रहा है कि जो हमारा एडी विस्कोसिटी है ये किसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं कि किसका प्रॉपर्टी है। देखिए बोसिनस थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें टर्बुलेंट फ्लो में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी टाउ इजिकल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, इसी तरह से इसमें होता है टाउ टी इजिकल टू ईटा डी यू बाई डी वाई, जिसको हम लोग ईडी विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये फ्लो का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि मान लो कि हमारा दो रिवर में फ़्लो हो रहा है, तो दोनों रिवर में फ़्लो का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। किसी में किसी का फ़्लो तेज़ है, किसी का स्लो है, तो अलग अलग हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारा ये ईडी विस्कोसिटी डिफाइन होता है। तो ये डिपेंड करता है फ़्लो पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डिपेंडेंट ऑन द फ्लो। ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी नहीं है, ये ईडी विस्कोसिटी फ्लो का प्रॉपर्टी है। ओके, जबकि डायनामिक विस्कोसिटी हमारा किसका प्रॉपर्टी है, वो हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप। तो अगर टेपरिंग पाइप से कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है तो वो किस टाइप का फ्लो है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेडी फ्लो कहते किसको हैं, अनस्टेडी फ्लो किसको कहते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होता है स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। तो हमारा, चलिए, तो स्टेडी फ्लो सबसे पहला आता है स्टेडी फ्लो। इफ़ द प्रॉपर्टीज इफ़ द प्रॉपर्टीज इन अ फ्लो डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखिए इस बात को कि अगर टाइम के साथ फ्लो का प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है एट अ फिक्स्ड स्पेस, किसी फिक्स्ड स्पेस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं।
क्या मैंने बोला कि अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टीज या फ्लो का प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लो। ओके, यानी कि इसको हम लोग आर इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो अगर हम लोग बोलते हैं तो डी आर बाई डी टी किसी पर्टिकुलर स्पेस में कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी कि चेंज नहीं कर रहा है। अगर चेंज करे तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। अगर चेंज करा मतलब कि डी आर बाई जो डी टी होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अभी तो जीरो है क्योंकि कांस्टेंट है, नहीं चेंज कर रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट नहीं हुआ मतलब कि चेंज वेरिएबल हो गया, मतलब जीरो नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। ये तो स्टेडी फ्लो हो गया। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, इफ़ द प्रॉपर्टीज इन अ फ्लो डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। ध्यान रखना है कि स्टेडी फ्लो में विथ टाइम एंड यूनिफॉर्म फ्लो में विथ स्पेस। ठीक है, कि किसी भी स्पेस मतलब कि एक जगह पे देखें तो जो हमारा फ्लो का प्रॉपर्टी लाइक क्या डिस्चार्ज हुआ, वेलोसिटी हुआ, तो वो सब सेम रह रहा है, मतलब कि चेंज डू नॉट चेंज नहीं कर रहा है किसी भी स्पेस प्लेस पे जा। जैसे कि मान लो कि पाइप में फ्लो हो रहा है, सेम क्रॉस सेक्शन का पाइप है, इस पॉइंट पे देखें तो हमारा क्यू ही था, क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि सेम है तो हमारा वेलोसिटी भी रहा इस पॉइंट पे। किसी और पॉइंट पे जाके देखें तो वहाँ भी वेलोसिटी भी रहा, मतलब कि चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन देखते। हाँ, अगर चेंज कर रहा होता, अगर स्पेस के साथ चेंज कर रहा होता, मान लो कि हमारा जो पाइप है इस पॉइंट पे चेक किए तो वेलोसिटी v1 आ रहा है और इस पॉइंट पे v2 आ रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है कि फॉर अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप। तो सबसे पहले टेपरिंग पाइप देखते कैसा किस टाइप का है टेपरिंग पाइप। कुछ इस तरह से हमारा टेपरिंग पाइप है। ठीक है, और क्या बोल दिया कि Q जो हमारा है रेट है वो कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पहले चेक करते हैं स्टेडी फ्लो है कि नहीं। स्टेडी फ्लो क्या होता था कि कोई भी चीज़ फ्लो का प्रॉपर्टी वो टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो। तो चलो कोई एक क्रॉस सेक्शन लिए, ये क्रॉस सेक्शन लिए, T1 टाइम पे जाके यहाँ पे चेक किए, फ्लो तो Q मिला, इस पॉइंट T1 टाइम पे यहाँ पे फ्लो Q ही मिला क्योंकि फ्लो कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन अलग है तो हमारा यहाँ कुछ v1 वेलोसिटी मिला। ठीक है, T1 टाइम पे। क्लियर। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग T2 टाइम पे फिर से चेक करते हैं। T2 टाइम पे फिर से चेक किए, ये तो मुझे Q ही मिला। और जब हम लोग चेक करने गए इस पॉइंट पे तो हमको पता चला कि क्रॉस सेक्शन तो टाइम के साथ चेंज तो नहीं हुआ क्रॉस सेक्शन, तो हमारा वेलोसिटी भी v1 ही मिला, v1 ही मिला वेलोसिटी। यानी कि मुझे ये पता चला कि टाइम के साथ हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि ये स्टेडी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग एक तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्टेडी होगा तो अनस्टेडी तो साथ में होगा नहीं, तो एक ऑप्शन सही होगी। अब मुझे पता करना है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए यूनिफॉर्म के लिए मुझे क्या कैसे पता करते हैं कि अगर हम लोग कि स्पेस अलग अलग स्पेस पे जाके देखें, अलग अलग जगह पे जाके देखें, तो हमारा अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा हो तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले गए और इस पॉइंट पे चेक किए तो मुझे क्या पता चला कि Q है इस पॉइंट पे और V1 है, यही पता चला। फिर हम लोग कहे कि नहीं, एक जगह से नहीं कहीं और चल के चेक करते हैं क्योंकि स्पेस के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है। तो चल गए इस पॉइंट पे गए तो हमारा Q है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि V2 हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोगों को क्या पता चला कि स्पेस के रिस्पेक्ट में कहीं और चलते हैं। यहाँ आ गए तो यहाँ तो हमको Q मिला, डिस्चार्ज तो मुझे क्या मिला Q, फ्लो का रेट Q ही है, लेकिन यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो गया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिल गया वो v3 मिल गया। मतलब हर एक अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह वेलोसिटी मुझे क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फ्लो है नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होता तो हर जगह सेम ही मिलता, यही क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहा होता पाइप, ऐसा कुछ पाइप होता।
तो हमारा किसी भी पॉइंट पे जाते क्यू वी सब सेम ही मिलता, ठीक है। तो इस केस में हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन अ 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो, ठीक है, मतलब कि 2D इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो अराउंड एन एयरफॉयल द स्ट्रीम लाइन्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ मच? 2 सेंटीमीटर अपार्ट एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ एयरफॉयल वेयर द वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर एयरफॉयल से जो डिस्टेंस पे है वहाँ का वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है। द वेलोसिटी नियर द एयरफॉयल वेयर द स्ट्रीम्स लाइन्स आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो उस जगह पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो हम लोग देख रहे थे कि 2D इनकम्प्रेसिबल हमारा फ्लो था, 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो सिंस द फ्लो पर यूनिट विड्थ सेम है दोनों के लिए। क्या है कि दोनों जो स्पेस है एयरफॉयल से 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो विड्थ का यहाँ कुछ मेंशन किया नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि फ्लो पर यूनिट विड्थ सेम है दोनों पोजीशन के लिए। तो हम लोग यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग A1V1, तो हम लोगों ने क्या कर रहा है, फ्लो पर यूनिट विड्थ को सेम माना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम मुझे पता है कि 2 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड, और 1.5 सेंटीमीटर पे मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि ये इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है। तो ये हमारा P/W या फिर रो जी भी होता है, V²/2G जेड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन सबको पता होता है, तो इसका अजम्पशन होता है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि वो अजम्पशन क्या क्या है, इनमें से कौन सा अजम्पशन है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या अजम्पशन है हमारा। तो अजम्पशन होता है कि फ़्लो जो होना चाहिए अलोंग स्ट्रीम लाइन हो। इसका क्या मतलब हुआ कि फ़्लो इररोटेशनल के लिए ही बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड है। तो यहाँ से क्या पता चला कि फ़्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन हो, और इसका मतलब कि इररोटेशनल हो, रोटेशनल के लिए बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड नहीं है। इनविसिड रीजन ऑफ द फ्लूइड, इनविसिड मतलब कि विस्कोसिटी क्या हो, 0 होना चाहिए, यानी कि म्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, तभी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड होता है। तो ये हमारा 4 अजम्पशन होता है। तो बहुत बार एग्जाम में से अजम्पशन पूछ लेता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और अलोंग ए स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। तो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है और इसका जम्पशन यही 4 है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म हो ओवर द क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में, तो द करेक्शन फैक्टर ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होगा। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि करेक्शन फैक्टर होता क्या। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, तो एक्चुअली होता है क्या है ना, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है हमारा, वो होता है मोमेंटम पर सेकेंड, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वीटा, तो वो होता है हमारा मोमेंटम पर सेकेंड विथ एक्चुअल वेलोसिटी। सपोज मोमेंटम पर सेकेंड को मैं m से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, वो एक्चुअल वेलोसिटी पे बेस्ड होता है, और मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकली इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, वीटा इज इक्वल टू 1/a, ये जो कैपिटल V है, ये V है, ये एवरेज वेलोसिटी है, V एवरेज, और ये जो है V²D है, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। तो हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हो गया। अब करें कि बीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से तो बड़ा होता है, कभी कभी ये बराबर भी होता है 1 के, बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसका क्या मतलब है कि बराबर कब होगा? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो बीटा होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करता है एट द फ्लो सेक्शन। इफ़ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तो जो हमारा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन। सपोज दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन, और इसमें सारे हर जगह पे जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो इस केस में बीटा कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। 1 से छोटा तो किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीटा कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक्चुअल और एवरेज क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इस केस में बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा मोमेंटम का एक्शन फैक्टर हो गया। इसी तरह से आता है काइनेटिक एनर्जी का एक्शन फैक्टर। सेम चीज़ होता है इसमें भी। क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकालते हैं ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता है हमारा? एवरेज वेलोसिटी। तो जब इसमें निकालते हैं तो इसमें भी वही केस है कि अल्फ़ा हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। 1 कब होता है? अल्फ़ा हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, लेकिन 1 कब होगा? जब मेरा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी, जो हमारा अल्फ़ा डिपेंड करता है वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करता है, और जब वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो हमारा कौन सा करेक्शन फैक्टर फॉर मोमेंटम? तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, ये चीज़ देख लीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछता है कि आपका अलग अलग के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का वैल्यू क्या होता है और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का वैल्यू क्या होता है। तो चल, लेमिनार फ्लो इन पाइप, मैंने पाइप में फ़्लो का बता रखा है। अगर फ़्लो लेमिनार है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? 2 होता है, और बीटा का वैल्यू 1.33 होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ़्लो है तो क्या होगा? टर्बुलेंट फ़्लो है तो टर्बुलेंट फ़्लो के केस में 1.03 से 1.06 के रेंज में होता है अल्फ़ा का वैल्यू। या आप देख रहे हो कि यहाँ भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू अप्रॉक्स 1 के बराबर ही है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है। और इसी तरह से टर्बुलेंट फ्लो में बीटा का वैल्यू 1.02 से 1. इसमें 0.01 कम कर दो तो मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि सेम ही लगभग है। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और अगर अल्फ़ा और बीटा में देखा जाए तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। मतलब सबसे बड़ा कौन होता है? अल्फ़ा होता है। आप देख भी रहे हो यहाँ के वैल्यू से, जो हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा अल्फ़ा है, वो बीटा से बड़ा ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट वैल्यू, तो आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, चलिए देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर क्या होगा, सबसे कम कितना पॉसिबल है। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? काइनेटिक एनर्जी यानी करेक्शन फैक्टर पूछ रहा है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ा हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 तो हो सकता है, करेक्ट। मोमेंटम 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि बीटा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि बीटा का तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? चलिए देख लीजिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 और 4, यानी कि बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो सॉरी, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द वेलोसिटी इज़ 0, if the velocity is 0 over half of the cross section area and uniform over the remaining half,
द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बीटा कैलकुलेट करना है। मुझे दे रखा है कि आधे क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए वेलोसिटी क्या है, 0, मतलब a/2 के लिए वेलोसिटी क्या है, 0 है, और बाकी a/2 के लिए वेलोसिटी क्या है, हमारा v है। ठीक है, तो मुझे बीटा निकालना है। तो बीटा कैसे निकालते हैं, तो बीटा निकालने के लिए मुझे पता है कि एक्चुअल वेलोसिटी पता होना चाहिए और एवरेज वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो ए भी एवरेज का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और हम लोग क्या लिखते हैं इसको, वी स्क्वायर जो एक्चुअल होगा इंटू डी। ऐसे ही निकालते हैं बीटा। तो चलिए निकालते हैं कैसे, क्या कितना आता है। तो हमारा जो बीटा होता है क्या होता है, बीटा होता है मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारा एवरेज हुआ और भी जो एक्चुअल हुआ। तो सबसे पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो क्या दे रखा है कि आधे एरिया के लिए यानी कि a/2 के लिए वेलोसिटी क्या रखा है, 0 है, और a/2 एरिया के लिए वेलोसिटी क्या है, v है। तो a/2 इंटू 0, वेटेड एवरेज निकालते हैं हम लोग ऐसे। तो v इंटू a/2 डिवाइडेड बाई a/2 प्लस ये टोटल मिलके क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो यहाँ तो कितना हो गया मेरे पास, एवरेज वेलोसिटी v/2 आ गया। ठीक है, तो एवरेज तो निकाल लिया। और एक्चुअल हमने क्या दे रखा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ दे रखा है क्या कि 0 से a/2 के लिए हमारा वेलोसिटी 0 है। हम लोग क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर इंटू डी लिखते हैं। तो v ही हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पे भी डी तो है, तो ये तो टोटल टर्म ही 0 हो गया। दूसरे a/2 से a के लिए क्या है, वी स्क्वायर इंटू डी, यानी कि v वहाँ पे दे रखा है ना कि आधे क्रॉस सेक्शन के लिए हमारा वेलोसिटी v है। ठीक है, तो वी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, वी स्क्वायर बाहर, इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कहाँ से कहाँ तक, a/2 से a तक, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, a/2 के बराबर आएगा। तो a/2 हो गया। तो और नीचे हमारा एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल रखा है कितना, v/2 a इंटू v/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा जब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, ये बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please subscribe, like and share. Okay, thank you.